सो अब आप अपने ईपीएफ अकाउंट के अंदर काफ़ी सारे करेक्शंस खुद से ही एंड मोस्ट ऑफ द करेक्शन एम्प्लॉयर के अप्रूवल के बाद में कर पाओगे। काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट पहले आती थी कि उनका जो जॉइंट डिक्लेरेशन है वो ईपीएफओ से एक्सेप्ट नहीं हो रहा, उनकी डिटेल एडिट नहीं हो पा रही, उनके नाम में, उनके डेट ऑफ बर्थ में, उनके फादर्स नेम में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है जिसकी वजह से उनका ईपीएफ विड्रॉल नहीं हो पा रहा होता और ईपीएफओ बार उनकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट भी करता रहता है विद द सेम रिमार्क। और जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफलाइन और ऑनलाइन इवन दो सबमिट करने के बाद में भी उनकी रिक्वेस्ट अप्रूव नहीं होती थी और काफ़ी दिन तक ईपीएफओ डिपार्टमेंट उनको परेशान करता था। एंड इसी चीज़ के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और एक बहुत ही नई अपडेट आई है जो कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, काफ़ी यूजफुल है फॉर ऑल द एम्प्लॉयज आउट देयर। और ईपीएफओ ने ये नया सर्कुलर भी जारी किया था ऑन 16 Jan 2025। वी आर लेट इन दिस वीडियो बिकॉज वी वर ऑब्जर्विंग सम केसेस कि ऐसा हो भी पा रहा है या फिर नहीं, क्योंकि कई बार सर्कुलर्स आ जाते हैं बट एग्जीक्यूट चीज़ें वैसी नहीं होती। सो वी वर ट्राइंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग विद सम ऑफ द केसेस। सो उसके बाद में ही हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं ऑन द रिजल्ट। सो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है फॉर ऑल द एम्प्लॉयज आउट देयर हु आर रजिस्टर्ड इन ईपीएफओ। सो कीप वॉचिंग द वीडियो। सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस तो जो करेक्शन है इन द एम्प्लॉयज़ ईपीएफ अकाउंट वो इजीली हो पा रहा है एंड अकॉर्डिंग टू द सर्कुलर्स ये हो पा रहा है। एक दो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो अभी भी प्रॉब्लमेटिक है, वो इस वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। तो पहले अकॉर्डिंग टू द सर्कुलर हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो 3 कैटेगराइज ईपीएफओ ने की है उन 3 कैटेगरीज कौन कौन सी है और उन 3 कैटेगरीज के अकॉर्डिंग कैसे कैसे आप लोग करेक्शन कर सकते हो एंड आपका कौन सा केस है वो आगे इस वीडियो में देख लेते हैं। तो कैटेगरी नंबर 1 उन लोगों की है जो कि 1 अक्टूबर 2017 के बाद में अपना यूएन नंबर जनरेट करवाते हैं अपने आधार कार्ड के बेसिस पे, यानी कि बहुत ही नए लोग जिनकी नई नई जॉब्स लगी हैं और वो वाले लोग बेसिकली 2017 के बाद जिन्होंने जॉब स्टार्ट की है उन लोगों के लिए तो बहुत ही ईजी हो चुका है सारा प्रोसेस। इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो सारी की सारी डिटेल्स खुद से ही अपडेट कर सकते हैं। देयर इज़ नो नीड फॉर एम्प्लॉयर अप्रूवल, देयर इज़ नो नीड फॉर ईपीएफ अप्रूवल एज वेल। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं पहले वो बता देता हूँ और कुछ चीज़ें जिनमें उनको भी एम्प्लॉयर की या फिर ईपीएफओ की ज़रूरत पड़ेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हो अकॉर्डिंग टू द सर्कुलर यहाँ पे नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, मैरिटल स्टेटस, स्पाउस नेम, तो ये सारी चीज़ें आप लोग खुद से ही अप्रूव कर सकते हो, खुद से ही एडिट कर सकते हो इन योर ईपीएफ अकाउंट। दो ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से भी ईपीएफ क्लेम्स रिजेक्ट होते हैं मोस्टली, वो डेट ऑफ लिविंग एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग का मिस करेक्शन होता है। तो वो करेक्शन भी आप खुद से कर सकते हो इफ़ दैट इज़ मैचिंग विद द कॉन्ट्रीब्यूशन विच इज़ अवेलेबल इन योर ईपीएफ पासबुक। लेकिन कॉन्ट्रीब्यूशन के खिलाफ जा करके, यानी कॉन्ट्रीब्यूशन किसी और डेट तक है और आप किसी और डेट को ही अपनी डेट ऑफ एग्जिट या फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग मार्क करना चाहते हो, देन देयर इज़ रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्लॉयर अप्रूवल एंड देन ईपीएफओ अप्रूवल एज वेल, यानी कि आप अपनी रिक्वेस्ट रेज कर सकते हो, देन एम्प्लॉयर का अप्रूव होगा एंड देन उसके बाद ईपीएफओ से अप्रूव होने के बाद ही वो डिटेल्स आपकी अपडेट हो पाएगी। एंड रीज़न ऑफ एग्जिट जो भी आपने डाला था डेट ऑफ एग्जिट के टाइम पे, उसको अगर आपको चेंज करवाना है तो उसके लिए भी आपको एम्प्लॉयर अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी। एंड नेशनलिटी चेंज करने के केस में देखो यहाँ पे एक एक्साइटिंग चीज़ है कि आप अपना इंडियन टू इंटरनेशनल वर्कर तो मार्क कर सकते हो, लेकिन इन केस ऑफ इंटरनेशनल वर्कर टू इंडियन मार्क करने के लिए आपको ईपीएफओ की भी ज़रूरत पड़ेगी एंड अपने एम्प्लॉयर की भी अप्रूवल की ज़रूरत पड़ने वाली है। सो कैटेगरी नंबर 1 के लिए ये सारी चीज़ें समराइज हम लोगों ने कर दिया एंड इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। और मोस्टली लोग वही होंगे जिन्होंने 2017 के बाद जॉब ज्वाइन करी थी, बिकॉज मोस्टली ऑफ आवर ऑडियंस इज ऑफ द एज ऑफ 25 to 30। सो उन लोगों ने मोस्टली उसी पीरियड में अपनी जॉब स्टार्ट की थी। सेकंड नंबर कैटेगरी की हम लोग बात करें तो वो लोग हैं जिन्होंने 1 अक्टूबर 2017 के पहले से जॉब अपनी स्टार्ट कर दी थी, यूएन नंबर पहले का जनरेट करा दिया था। बट इन दैट केस अगर आपने अपना यूएन नंबर अपने आधार से वैलिडेटेड करवा लिया है, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और जो आपका जेंडर है वो यूआईडीआई से सिस्टम से आपके पीएफ अकाउंट से मैच कर रहा है और वैलिडेटेड है, यानी आपका आधार ईपीएफ अकाउंट से जुड़ा हुआ है, तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको भी ईपीएफओ के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। डायरेक्टली एम्प्लॉयर के अप्रूवल के बाद ही आपकी मोस्टली चीज़ें अपडेट हो जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू द सर्कुलर भी इस चीज़ को समझ लेते हैं किस केस में आप खुद से कर सकते हो। कुछ ऐसी भी चीज़ें जो आप खुद से कर सकते हो इस कैटेगरी के भी लोग, उसमें आता है आपका मदर नेम, वो आप खुद से कर सकते हो। नेशनलिटी भी जैसे कि मैंने बताया इंटरनेशनल वर्कर से इंडियन मार्क करने के लिए ईपीएफओ की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इंडियन टू इंटरनेशनल वर्कर आप भी मार्क कर सकते हो खुद से ही, यहाँ पे आपको कोई एम्प्लॉयर की ज़रूरत नहीं है। अगेन डेट ऑफ ज्वाइनिंग की
बात करें तो एम्प्लॉय इफ़ इट इज़ मैचिंग विद द कंट्रीब्यूशन तो खुद से चेंज कर सकते हैं, खुद से मार्क कर सकते हैं। कई केसेस में ऐसा होता था कि उनकी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो अपडेट ही नहीं होती थी कई पुराने केसेस में, तो अब वो जॉइंट रिक्वेस्ट को यूज़ करके अपडेट भी कर सकते हैं एंड अपना ईपीएफ विड्रॉल ऑनलाइन ही अप्लाई भी कर सकते हैं। बट इन द चेंज ऑफ डेट ऑफ लिविंग इस कैटेगरी के लोगों को एम्प्लॉयर की ज़रूरत पड़ेगी अप्रूवल की, एंड इफ़ इट इज़ मैचिंग विद द कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर के अप्रूव करते ही हो जाएगा। अगेन अगर मैच नहीं कर रही होगी कंट्रीब्यूशन से तो दोनों ही कैटेगरी में डेट ऑफ ज्वाइनिंग और लिविंग में ईपीएफओ के अप्रूवल की ज़रूरत पड़ने वाली है। और डेट ऑफ लिविंग में तो इस कैटेगरी में ईपीएफसी यानी कि कमिश्नर असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर के पास से रिक्वेस्ट अप्रूव होने वाली है, ना कि डायरेक्ट एओ यानी कि अकाउंट ऑफिसर द्वारा। सो रीज़न ऑफ लीविंग की बात करें तो अगेन वो तो फर्स्ट कैटेगरी में भी एम्प्लॉयर की ज़रूरत थी, इस कैटेगरी के अंदर भी एम्प्लॉयर की ज़रूरत पड़ने वाली है। यहाँ पे बात कर लेते हैं मेजर चीज़ों की, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर जो है, और आपका फादर नेम, आपका स्पाउस नेम, ये सारी चीज़ें आप जैसे रिक्वेस्ट रेज करोगे अपने एम्प्लॉयर के पास जानी है और एम्प्लॉयर के बाद से वो अप्रूव हो जाएगी तो सीधे आपके ईपीएफ अकाउंट के अंदर नई डिटेल्स रिफ्लेक्ट करने लग जाएगी एंड यू कैन री अप्लाई योर क्लेम्स एज वेल। सो ये कैटेगरी नंबर 2 थी जो हम लोगों ने समराइज़ कर दी है। कैटेगरी नंबर 3 उन लोगों की है, यहाँ पे आप देख सकते हो मेंबर आईडी हैविंग यूएन बट नॉट आधार वैलिडेटेड, यानी कि आपके पास में यूएन नंबर तो है लेकिन आधार से आपका यूएन नंबर नहीं जुड़ा हुआ, आपकी डिटेल्स यूआईडीआई सिस्टम से वैलिडेटेड नहीं है और बिलोंगिंग टू ए डिकीज्ड मेंबर। सो इस केस में आपको फिजिकली डिपार्टमेंट में अपना जॉइंट डिक्लेरेशन देना पड़ेगा और वहीं से आपके सारे करेक्शंस होने वाले हैं। अब इस कैटेगरी के अंदर काफ़ी सारे ऐसे लोग आते हैं जिनका जो आधार कार्ड के अंदर डिटेल है वो कुछ और है और उनके पीएफ अकाउंट के अंदर डिटेल्स थी वो कुछ और थी। अब वो मिसमैच हो रहा है तो उनका फॉरगेट पासवर्ड भी नहीं हो पा रहा बिकॉज यूआईडीआई से जो है वैलिडेटेड नहीं है उनकी डिटेल्स, उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ या फिर जेंडर। तो वो जब तक वैलिडेट नहीं होती जब तक वो अपना नया पासवर्ड भी क्रिएट नहीं कर पाते और एक्सेस भी अकाउंट नहीं कर पाते, तो उन लोगों के लिए रहेगी। एंड वो लोग जिनकी डेथ हो गई है और उनके नॉमिनी उनके पेंशन वगैरह अप्लाई कर रहे थे और वहाँ पे कुछ ना कुछ मिसमैच आ रहा है तो उस केस में भी ऑब्वियसली ईपीएफओ डिपार्टमेंट के अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी, फिजिकल पेपर्स ईपीएफओ में देने पड़ेंगे। तो इस कैटेगरी के लिए तो बिल्कुल ही सिंपल चीज़ें हैं, सिंपली आपको एम्प्लॉयर के पास में ही जाना पड़ेगा एंड देन वहाँ से डीलिंग असिस्टेंट और देन उसके बाद में अकाउंट ऑफिसर द्वारा आपकी ये सारी डिटेल्स अपडेट हो जाएगी। कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे एपीएफसी यानी असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर की ज़रूरत पड़ने वाली है, वो है डेट ऑफ लिविंग के अंदर चेंज करने में और रीज़न ऑफ एग्जिट जो आपने डाला है उसको चेंज करने के लिए ईपीएफसी की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी सारी चीज़ें आपकी ईपीएफओ के अकाउंट ऑफिसर और डीलिंग असिस्टेंट की हेल्प से ही आप करवा सकते हो बाय विजिटिंग द ईपीएफओ ऑफिस। सो बेसिकली ये पूरा समराइजेशन था इन तीनों कैटेगरीज के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। अब मैं आपको एक यूनिक केस बताता हूँ। एक केस हमारे पास में ऐसा आया था जिसमें 2016 की डेट ऑफ ज्वाइनिंग थी और उसके बावजूद उसका जो करेक्शन था वो डायरेक्टली ईपीएफओ मेंबर पोर्टल से ही हो गया, वहाँ पे एम्प्लॉयर के अप्रूवल की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, जो कि इस सर्कुलर को फॉलो नहीं कर रहा है। इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि ऐसी कैटेगरी के लोगों को एम्प्लॉयर के अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी, बट वो करेक्शंस जो है वो लकीली उस मेंबर के खुद से ही हो गए थे। तो कुछ ऐसे केसेस आ रहे हैं जिनमें लकीली 2017 से पहले का यूएन नंबर होने के बाद भी आप खुद से ही अपनी सारी एडिटिंग इन योर ईपीएफ अकाउंट्स कर पा रहे हो। अब हम लोग एक मेजर प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं जो किन लोगों के लिए आ रही है, जिन लोगों ने बेसिकली जनवरी से पहले की यानी दिसंबर 2024 या उससे पहले कोई रिक्वेस्ट अपने एम्प्लॉयर के थ्रू ईपीएफ ऑफिस में भेजी थी, तो वो जो रिक्वेस्ट है वो काफ़ी सारी अप्रूव नहीं हो पा रही है, वो दोबारा से रीरेज नहीं कर पा रहे हैं एम्प्लॉय क्योंकि पुरानी रिक्वेस्ट जो है वो पेंडिंग है। और कई सारे केसेस में तो एम्प्लॉयर के पास में शो भी नहीं हो रही इन बिटवीन द प्रोसेस, जब ये अपडेट हो रही थी, जब रिक्वेस्ट डाली थी तो वो एम्प्लॉयर के पास में अप्रूवल के लिए शो नहीं हो रही। और कुछ रिक्वेस्ट ऐसी है जो पीएफ ऑफिस में अंडर प्रोसेस पड़ी हुई है जिनकी ग्रीवेंसेस डालने के बाद भी यही आ रहा है कि यस इट विल बी अपडेटेड सून, बट अभी तक वो अप्रूव नहीं हो पा रही और उस वजह से उन कैटेगरी के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो गई है, वो अपना ईपीएफ विड्रॉल नहीं कर पा रहे, अपना ईपीएफ क्लेम नहीं कर पा रहे। और इसके अलावा एक और मेजर प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूँ तो ईपीएफओ एम्प्लॉयर पोर्टल पे जो ईपीएफओ डिपार्टमेंट ने अपडेट किया था थोड़े टाइम पहले कि वो ऑनलाइन ही जॉइंट रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, तो वो वाली जॉइंट रिक्वेस्ट इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जबकि वो सारी की सारी रिक्वेस्ट जो है चाहे कोई सा भी केस हो 2017 के बाद का ही केस क्यों ना हो, वो भी ईपीएफओ डिपार्टमेंट में जा रही है एंड उसके बाद में वहाँ के अप्रूवल के बाद में वो चीज़ें अपडेट हो रही है, जबकि आई थिंक वो भी अकॉर्डिंग टू द सर्कुलर ही होना चाहिए। अगर एम्प्लॉयर चाहे तो वो सारी चीज़ें खुद से ही अपडेट कर पाएँ थ्रू देयर एम्प्लॉयर पोर्टल, और ईपीएफ के जितने भी सब्सक्राइबर्स थे उस कैटेगरी के लोगों के उनके लिए भी एक बेनिफिशियल चीज़ है और वो भी अपना बेनिफिट ले पाएँ। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द जॉइंट डिक्लेरेशन एंड करेक्शन ऑफ द ईपीएफओ। ये सारी करेक्शन करके आप अपना पीएफ विड्रॉल ईजी गोइंग में कर सकते हो, बट स्टिल आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू डायरेक्टली
डायरेक्टली अप्लाई योर EPF विड्रॉल बाय योरसेल्फ विदाउट टेकिंग द कंसल्टेंसी ऑफ ए एस्टैब्लिश्ड कंसल्टेंट। सो आप हमारे से भी डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हो रिगार्डिंग दिस, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू कैन बुक योर सेशन एज वेल। और इसी टाइप के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर सकते हो।